गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की क्वांट की सीरीज। इस सीरीज के अंदर अब तक हमने 3 सेट डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हम टारगेट ये ले रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएसआई में जितने भी पुराने पेपर्स हैं सारे के सारे हम लोग जल्दी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वासु स्टडी आईक्यू टेलीग्राम चैनल है। एग्ज़ाम रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वासु स्टडी आईक्यू डाउट ग्रुप पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स सेंड कर सकते हैं। रेलवे की जो 90 डेज की सीरीज़ थी उसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। तो जो स्टूडेंट्स प्रिंट करवा करके पढ़ते हैं तो वो यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहला सवाल आपके सामने, देखना जरा क्या कहा। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना है। एक आपकी डिमांड थी कि सर हमें टाइम भी दिया जाए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो लगभग 25 सेकंड का आपके पास टाइम है। इसे जल्दी से आप अटेम्प्ट करें। देखिए भाई क्या कहा इस सवाल में। इसमें देखना, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर से 3 गुना से 90 कम है तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो सवाल में जो काम करना है वो तो आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अपने आप में इसे इंपॉर्टेंट बना देती है। देखना जरा क्या कहा। दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है। अंतर कितना दे रखा है भाई आपको, ये तो दो रिलेशन है ना। किसी संख्या का 40% और दूसरी संख्या का 30% से 330 अधिक है, ये तो अंतर है। अगर उसका 3 गुना आप करेंगे तो कितना आएगा 990, उससे 90 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड नंबर है 990 में से 90 कम कर दिया तो कितना निकल के आया 900। फिर इसने क्या कहा, किसी संख्या का, मान लो वो पहली संख्या है, उस संख्या का 40% 2/5 आप लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, दूसरी संख्या के 30% से इसका 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 900 का 30%, 9 गुना 3 27, 270। 270 में 330 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 600। फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 300 बार, और यहाँ से हमारा जो पहला नंबर है वो निकल के आ जाएगा कितना 1500। चलो भाई क्या पूछ रहा है, पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का, इसका आप क्या कर दो 4/5। 5 से कैंसिल आउट हुआ, कितनी बार कैंसिल आउट होगा 300 बार, और जैसे ही आप 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1200। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ क्वेश्चंस को ही डील नहीं करना है कि हम लोग बस उसको कैसे भी करके लाइनें चाहे 10 हो रही हैं, 8 हो रही हैं, 5 हो रही हैं, उसको सोल्व कर रहे हैं। नहीं, एग्जाम में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, जितना भी डेटा आपका आसान है, जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन आसान है उसे आसान भाषा में करने का प्रयास करें। तो इसका मतलब इसका 4/5 कितना आ गया 1200। हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है 1200, 900 का कितना प्रतिशत है 1200, 900 का कितना परसेंट है, परसेंट में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाई 100। ये पार्ट आपका इससे कैंसिल आउट हो गया। 3 से काट दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 400। 400 में 3 का भाग कितनी बार चला गया 133.33 टाइम, और परसेंटेज में ये हो गया कन्वर्ट। क्वेश्चन को अगर आप अभी भी नहीं समझ में आया तो जो जो बातें मैंने एक्सप्लेन की है एक बार के लिए डिटेल में करके देख लेना। इस सवाल की जो लैंग्वेज है वो इसे अपने आप में इम्पोर्टेंट बनाती है। बाकी कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है, आप वर्बली भी डील कर सकते हैं इसका काफ़ी सारा हिस्सा। चलो भाई अगले सवाल के लिए अगेन आपके पास वही
सवाल आसान है, टाइम है आपके पास 25 सेकंड का। चलिए भाई स्टॉप कर दीजिए, देखना जरा क्या हुआ। यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम इस संख्या जो है 210 मिल जाती है। मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या आपकी 150 है। बात को अंडरस्टैंड करना, क्या कहा इसने। एक तो तरीका ये होता है कि जो सवाल या जो मैथ्स की खुद की लैंग्वेज है, जैसे जैसे वो कह रही है वैसे वैसे चलते जाओ। किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा, वो संख्या मान ली x, और इस x का 2/5 पार्ट उसी संख्या में जोड़ा जाता है, x में जोड़ा जाता है, तो संख्या कितनी मिलती है आपको? 210। सोल्व करोगे तो देखना 5 एलसीएम 5x 2x कितना आ जाएगा भाई? 7x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू में 210 निकल के आ गया। मल्टीप्लाई किया यहाँ से, x बराबर कितना आ गया आपके पास? 150। यही आपका आंसर है। फिर सीधे टिक कैसे मार दिया उधर? तो दूसरी बात को अंडरस्टैंड करना जरा, सेकंड बात को अंडरस्टैंड करना। किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा 2/5, इसका मतलब समझो। इसका मतलब जिस बच्चे को पता है वो इसे एग्जाम में कर सकता है। नीचे वाला जो पार्ट है वो अपने आप में किसे बताता है? 100% को, या फिर जो आपकी ओरिजिनल संख्या है या जो मूल संख्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने 5 ओरिजिनल नंबर माना है तो उसके कंपैरिजन में 2/5 करोगे तो ये नंबर आपका निकल के आ जाएगा। उसने क्या कहा था कि किसी नंबर में उसका 2/5, मतलब ओरिजिनल नंबर आपका 5 है, उस 5 के अंदर आप क्या कर रहे हो? 2/5 5 के अंदर 2 ऐड कर रहे हो, तो कितना हो गया? 7। 7 किसको बताता है? 210 को। किससे मल्टीप्लाई किया? 30 से। तो 5 को भी कर दो 30 से, कितना आ जाएगा? 150। तो ये हिट कर दिया। देखो इस लैंग्वेज से करते हो तो समस्या कुछ भी नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें आपको सीखनी है। सीखने के पीछे का रीज़न, एग्ज़ाम हॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें आइडिया भी होगा कि कई बार एग्जाम में इस टाइप का भी प्रेशर रहता है कि बच्चा 12 गुणा 5 है और इसको भी 70 लिख रहा है, 60 नहीं लिख रहा, 70 लिख रहा है या 12 गुणा 5 को 50 भी लिख देता है। तो ये क्या है? आपको आता नहीं? आता है भाई, लेकिन एग्जाम का प्रेशर कुछ इस टाइप का हो जाता है। तो कई बार हम लोग इस तरीके से डील नहीं कर पाते। कुछ सवालों में हो जाता है, 5 से 10% सवालों में ऐसी संभावना क्रिएट हो सकती है, ज़्यादा में तो नहीं होगी। आपने मेहनत की है तो उसके नतीजे निकलेंगे। हमें ये थोड़ी ना पता है कि किस सवाल में ऐसा होने वाला है कि 12 गुणा 5 है, 60 होना चाहिए था, आपने 70 लिख दिया। वो कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक सब्स्टिट्यूट मेथड भी सीखते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करता है मैथ्स पर, और जैसी लैंग्वेज आपको दे रखी है हूबहू आप उसी लैंग्वेज को लेकर के यहाँ सवालों को डील कर लेते हैं। चलो भाई, अगेन इस सवाल के लिए आपके पास 25 सेकेंड्स हैं। डील करना जरा, सॉरी, जल्दी से अटेम्प्ट करो। चलिए भाई, टाइम कंप्लीट हो गया है। देखना जरा क्या कहा इसने। अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिन में एक काम को कर सकते हैं तो 5 पुरुष प्रतिदिन काम करते हुए कितने घंटे में उसी काम को कर सकते हैं अगर वे 8 दिनों के लिए काम करते हैं। देखो एक सिंपल सी बात चलती है आपकी, टोटल वर्क आप लिखते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, इफिशियंसी इनटू में टाइम। जब अलग अलग ग्रुप हैं वो काम करने लग जाएं तो इसी को चेंज करके 2 इक्वेशन बनाई जाती हैं। पीछे मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रखा है, वहाँ पर इन चीज़ों को डिटेल में देखा था। तो फिर हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या? मैन 1 टाइम 1 इफिशियंसी 1 अपोन में क्या लिखा जाता है? इसके अपोन में लिखा जाता है वर्क 1।
इक्वल्स टू में क्या लिखते हो आप, मैन टू टाइम टू इफिशियंसी टू अपॉन में वर्क टू, ये यहां पर लिखा जाता है। जब आपके पास कुछ चीजें यहां ध्यान रखनी होती है, जब भी कभी उसी काम को कर दिया जाता है तो उस केस में क्या होता है, W1 W2 से कैंसिल आउट हो जाता है। जब एक ही काम को, जब ये कहता है ना कि 3 पुरुष 4 घंटे इतने दिनों में काम कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटों में काम करके उसी काम को, लैंग्वेज मिल गई, सेम वर्क को करना है। तो आपका पहले केस में W1 हो रहा था, दूसरे केस में W2, काम एक ही हो रहा है, तो ये हट जाता है। अगर यहाँ पर आपको पुरुष दे रखे हैं और बाद में भी क्या कह रहा है कि पुरुष ही काम करते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, एक आदमी की जितनी इफिशियंसी पहले है उतनी की उतनी इफिशियंसी बाद में होगी। लेकिन ध्यान रखना है, कई बार क्या कह देता है कि नए आदमी बुला लाता है और उनके बारे में कह देता है कि ये पहले वालों से 50% फास्ट है, उस केस में इफिशियंसी इक्वल नहीं होती। कुछ सवाल ऐसे होंगे, पहले आदमी काम कर रहे हैं फिर महिलाएं काम कर रही हैं, तो जायज़ सी बात है उनके बीच इफिशियंसी का रिलेशन होगा। तो जो चीज़ें जैसे चलती हैं वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। टाइम का एक सिनेरियो और भी होता है, टाइम को कई बार और ब्रेक किया जाता है, जैसे सीधे सीधे आपको 10 दिन दे दिए, लेकिन क्या होता है आपको ये भी कह देता कि एक दिन में कितने घंटे, तो हर रोज़ 8 घंटे, तो आप क्या लिखोगे, 10 दिन में 80 घंटे, तो टोटल टाइम लिखने का ये तरीका होता है। ये जिस बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है, तो उसके लिए क्या था इसमें, 3 पुरुष 3 आदमी, हर रोज 4 घंटे, 10 दिनों में टोटल 40 घंटे, ये काम है। इसी को 5 पुरुष प्रतिदिन मान लेते हैं T घंटे काम करते हैं और 8 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने घंटे हर रोज काम करेंगे, तो देखना जरा, 40 से 40 कैंसिल आउट, T की यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी, 3। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको बीच बीच में कवर करवाते हुए चलूंगा, उनके पीछे का रीज़न बस इतना सा है, सवाल आसान था लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखे। तो कैटेगरी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या है, वेरी इजी, लेकिन फिर भी आपको ये जो 2-3 छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 मिनट, ये अपना हो गया था, अगला सवाल देखना भाई। चलो अगेन आपके पास वही 25 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से आप इसे रीड करें। चलिए भाई, टाइम कंप्लीट हो गया है, देखना जरा क्या कहा इसने। और ये जो टाइमर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप ही का कमेंट सेक्शन के अंदर चला था कि सर हमें कुछ टाइम दिया जाए। अगर आपको ये कन्वीनियंट लगता है तो आज की क्लास में आप एंड के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर बिल्कुल हमें हर क्वेश्चन के लिए 20 से 25 सेकंड का टाइम दे। हो सकता है कुछ बच्चे सवाल को रीड करते हो 2 या 3 बार, कुछ बच्चे साथ में अटेम्प्ट भी करते हैं, तो आपके सजेशन जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। देखना भाई क्या कहा, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय। सवाल की कैटेगरी पूछा गया ही सवाल है, सारे वही डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इजी है। देखना 15 घंटे में 450, तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो ए का कितना है, 3, और बी का रेशियो आपके पास कितना है यहाँ पर, 5। तो इसका मतलब आप कह सकते हो जो दूसरी कार है उसकी स्पीड क्या होगी, 3 का 30 तो 5 का 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बी डिस्टेंस कितनी कवर करती है भाई, बी डिस्टेंस कवर करती है 2500, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, 50 घंटे लिखा जा सकता है। इस सवाल को और करने का तरीका क्या था, देखो नया तरीका ढूंढने का तो मेरे ख्याल से कोई फायदा होगा नहीं, जबरदस्ती रेशियो के चक्कर में जाएंगे। लेकिन एक काम की बात सुनो, इस सवाल को एक्चुअल में आप एग्जाम में कैसे डील करते, 15 घंटे में 450 किलोमीटर, तो 450 अपॉन में 15, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल।
ए की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 5 है। 3 30 किलोमीटर प्रति घंटा को बताता है, 5 50 किलोमीटर प्रति घंटा को बताता है। बी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर बात को ऑब्जर्व करना, कितनी दूरी से जाना है, 2500 टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2500 बटा में 50, 0 से 0, 250 में 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 50 घंटे। तो यहाँ आपको सुधार क्या करना था, सुधार ये करना था कि अगर सवाल इजी है, हमेशा ध्यान रखें दिमाग के अंदर, कई बार बच्चे अमूमन लगभग हर बच्चे की ये साइकोलॉजी होती रहती है, जब वो लर्निंग फेज में होता है, उसे जो सवाल नहीं आता है वो ये मानता है कि ये सवाल एग्जाम में आएगा। सवाल कैसा है, इजी है, मुश्किल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने जो कुछ सीख लिया उसे ये लगता है कि ये एग्जाम में आएगा नहीं। तो इस टाइप की अगर साइकोलॉजी है तो उसे छोड़े। एग्जाम में हर टाइप के सवाल मिलते हैं, इजी भी मिलते हैं, मॉडरेट भी मिलते हैं, डिफिकल्ट भी मिलते हैं। इजी सवालों को तो प्रयास करें कि पूरा का पूरा ही माइंड में कर लें, मॉडरेट जो क्वेश्चंस है उनका कुछ पार्ट माइंड में करें, ऐसे डिफिकल्ट सवाल होंगे कुछ पार्ट माइंड में करेंगे। तो इजी और मॉडरेट से जो आप टाइम बचाएंगे वो आप कहाँ लगा सकते हैं, मुश्किल सवालों के अंदर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छी सी बात हम लोग सीखेंगे, एक बार के लिए आप अटेम्प्ट करें, सेम उतना ही टाइम आपके पास, 20 सेकेंड और है बस। चलो अटेम्प्ट करके देखो भाई इस सवाल को। चलिए भाई देखें क्या कहा इस सवाल में, 4850 और 4450 का महत्तम समापवर्ती। एक काम की बात सुनना कि जब आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, एक एक करके नहीं निकाला जाता। बात नंबर 1 कि इसके अंदर आप डिवीजन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, ऐसे नहीं निकाला जाता। क्या करते हो आप, इन दोनों का ले लोगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे। कितना है, 4850, 4450 कितना है, 400। यही डिफरेंस जो है आपको एक बात बताएगा काम की, क्या, या तो 400 HCF है, या तो 400 HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या 400 का कोई फैक्टर HCF होगा। क्लियर है। एक तो ये सीधा सीधा सटीक तरीका ये है कि कोई बच्चा चाहे तो वो ऐसे डील कर सकता है कि इनका डिफरेंस ले लो, पूरों को नहीं सोल्व किया जाता। अगर 3 नंबर भी होते, अगर 3 नंबर होते तो हम लोग क्या करते, जहां मिनिमम डिफरेंस क्रिएट होता उसके ऊपर टारगेट करते कि आपका मिनिमम जो डिफरेंस है या तो वो HCF होगा या उसी का कोई ना कोई फैक्टर है वो आपका HCF होगा। ठीक है भाई, ये काम की बात है। थ्योरी सेक्शन में मैंने ये अच्छे से कवर करवाया है, एक बार के लिए फिर समझ लो, अच्छे से दिमाग में बात सेट हो जाएगी। अब ट्राई कैसे करें, देखो एक तरीका तो ये था सीधे सीधे ट्राई करते, क्या 400 का भाग जा रहा है, 400 का तो नहीं जा रहा, तो इसका जस्ट छोटा फैक्टर कौन सा होगा, 200 होगा। क्या 200 का भाग सब में जा रहा है, 200 का भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, 100 का, क्योंकि इससे छोटा 100 का भी नहीं जा रहा है, फिर इससे छोटा फैक्टर इसका कौन सा है, 50 का जा रहा है, क्या लास्ट में 50 है, फिर 50 है, 50 का पहाड़ा बोलते हो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, लास्ट में या तो 50 आता है या 00 आता है। इसका मतलब इसका क्या फैक्टर होगा, HCF ये वाला। एक सुधार और करना आपको, सुधार क्या करना है, डिफरेंस ले लिया, प्लस में आपको किसकी हेल्प लेनी है, आपको हेल्प लेनी है ऑप्शंस की। ऑप्शंस की अगर आप हेल्प लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाएंगी। कैसे, आपने डिफरेंस निकाल लिया था कितना, 400, इसमें कहीं दिखा, इसमें फैक्टर दिख रहे हैं आपको सीधे सीधे, तो पहले सबसे बड़े वाले को चेक करो। बड़े वाला फैक्टर जैसे 30 तो इसका बनेगा ही नहीं, 30 तो आने का ही चांस नहीं है, तो हम लोग अनवांटेड ट्राई नहीं करते। ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा है, क्योंकि हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, 400 दे नहीं रखा है, तो सबसे बड़ा कौन है उनमें, 50 400 का फैक्टर है, बिल्कुल है।
50 का डिवीजन इसमें जा रहा है, देखो 0 0 लॉजिक वो बता ही रखा था। तो सीधे सीधे आप यहां से क्या कर सकते थे, इसको हिट कर सकते थे। दूसरी काम की बात सुनना जरा, दूसरी काम की बात ये है कि एग्जामिनर कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। एग्जामिनर क्या है, कई बार बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता ऑप्शन बनाते टाइम। जैसे इस सवाल में उसने कर रखा है, वो चाहता तो थोड़ा दिमाग लगा लेता, 150 200 400 50 भी डाल देता। तो आपको अगर आसान ऑप्शंस दिख रहे हैं तो हमें चेक भी नहीं करना, डिफरेंस भी नहीं लेना, सीधे सीधे दिमाग लगाओ। सबसे बड़ा नंबर हमारा यहाँ पर कितना है, 50 है। 50 का क्या इन सब में डिवीजन जा रहा है, तो आपने देखा दोनों के अंदर डिवीजन जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट क्या हो गया, रिजल्ट। तो सारी की सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आप सीधे सीधे बेझिझक सीधे सीधे उनको डील कर ले जाएंगे, कुछ सवालों में इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए अप्रोच समझे। मान लो किसी बच्चे ने नहीं कर रखा ये वाला सवाल, लेकिन उसे एक थोड़ा सा आइडिया है कि यार ऑप्शन से भी ट्राई किया जा सकता है, तो वो क्या करेगा, ऑप्शन सबसे बड़े को ट्राई किया, उसी में बात बन गई, ये लो सवाल सोल्व हो गया। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, और ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी हैं कि ये किताबों के अंदर नहीं दे रखी हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। चलिए भाई देखना जरा, लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन आसान है, वैसे मुश्किल है नहीं। 25 सेकंड का आपके पास टाइम है अगेन यहां पर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखना क्या कहा, जब 5,500 के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि। सिंपल इंटरेस्ट कैसे लिखते हो भाई, प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट परसेंट, या फिर इसी को आप कन्वर्ट करके लिख देते हो, क्योंकि हमने जब पढ़ा था वो परसेंटेज के हिसाब से था। इसी बात को सिंप्लीफाई करके जब आप लिखते हैं तो रेट परसेंट को R/100 लिख लेते हैं। ध्यान रखने वाली एक दो छोटी छोटी बातें हैं, क्या कि जो टाइम है वो आपका यहाँ पर किस में रहता है, ईयर्स में। तो अगर बाई चांस आपको महीने दे रखे हैं तो एज इट इज़ ना लिखें, उसको साल में कन्वर्ट करें। तो छोटा सा ये एक एरर होने का चांस था, देखना फिर कुछ नहीं है खास। 5,500 रुपये आपको दे रखे हैं, 3% की दर है, टाइम कितना, 8 महीने, महीनों को साल में बदलोगे तो 12 का भाग दे दोगे, जैसे 6 महीने हैं 12 का भाग दे दोगे तो आधा साल आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है, 3% अपॉन में 100 लिख लिया। 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। 3 से काटा आपने 4 बार, 4 से काटा 2 बार, 55 गुणा में 2, आपका रिजल्ट कितना आ गया, 110 लिखा जा सकता है। कुछ खास था इस सवाल में, इस सवाल में कुछ भी खास नहीं था। डील इसलिए कर रहे हैं कि बाई चांस मान लो कोई छोटा छोटा पार्ट मिस कर रहा हो, कोई बच्चा 8 महीने लिख करके डील कर रहा हो, तो ये सुधार है आपको जो करने हैं। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा क्या कहा। अगेन आपके पास 25 सेकंड्स का टाइम है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखें। चलिए भाई देखना क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है, जो कि 80 रुपये होता है। दी गई छूट की राशि का पता लगाएं। देखो रुपए का रिलेशन दिया उसने क्या कहा कि उससे 25% का लाभ होता है। इसको कैसे समझ सकते थे, 25% का लाभ होता है, 25% किसको बता रहा है, आपका 80 रुपये को। तो एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है। 25 को 100 बनाया, 4 से गुणा किया, तो ये रेट कितनी आ जाएगी, 320 रुपये। यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आप निकालेंगे। 320 रुपये की वस्तु पर 80 का लाभ लेकर के कितने में बेच दिया, 400 रुपये में बेच दिया। एसपी क्यों निकाला,
क्योंकि मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर जब आप डिस्काउंट देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस। आपने मार्क प्राइस मान लिया एमपी है, इस पर आपने डिस्काउंट दिया 20% का, कितने में बेचोगे फिर, मार्क प्राइस के 80% में, जो कि क्या होता है 4/5। मार्क प्राइस की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखना ये इससे कैंसिल आउट, 520 से गुणा होकर कितने बना लेगा, 500। हमसे उसने पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है जो छूट की राशि है उसका पता लगाना है। 500 रुपये लिखे हुए हैं और 400 रुपये में बेचा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से जो आपका डिस्काउंट है वो कितने रुपए का है, 100 रुपये का है। ये आपने हिट कर दिया, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज हमने काम में ली है, हमने काम में ली है यहाँ पर जो एकदम नॉर्मल सवाल जैसा कह रहा था वैसे वैसे हमने डील कर लिया। थोड़ा सा आप अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। सुधार क्या होगा देखना जरा, सुधार को अंडरस्टैंड करना कि आपको क्या करना है। देखो, दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है, जो कि 80 रुपये है। 25% 80 रुपये है, 100% कितना होगा, 4 से गुणा कर दिया आपने, 400 रुपये हो गया। तो इसका मतलब एक काम तो आपने सीधे सीधे ही कर लिया कि सेलिंग प्राइस जो है आपकी वो कितनी है, 400 रुपये हो गई। 20% की छूट देता है, तो कोई भी संख्या है 20% की छूट देने के बाद कितने में बेचेगा, 80% में, क्या निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस। 80% किसको बताता है, 400 को, किससे गुणा किया, 5 से। तो आपको 100% निकालना है, तो फिर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 500, मार्क प्राइस आ गई। इन दोनों का जो अंतर था उसी को ही तो टारगेट करना था कि डिस्काउंट कितने का मिला, 100 रुपये का। सवाल इजी की कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हो, वेरी इजी तो नहीं कह सकते, इजी है। सुधार क्या करना है, ये वाला। अगर आप ऐसे सुधार करोगे तो ये बिल्कुल सवाल जो आपके विद इन सेकेंड्स के अंदर सोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा करना संभव है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा क्या कहा है इसने। अगेन 25 सेकेंड का आपके पास यहां पर टाइम है। चलिए भाई देखना जरा क्या कहा है इस सवाल में। देखो, दो बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य पर, एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं, एक ही सेम डेस्टिनेशन। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेती है तो दूरी ज्ञात करें। देखो, डिस्टेंस सिंपल सी बात होती है, क्या लिखते हो, स्पीड इनटू में टाइम लिखा जाता है। जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा टाइम लेगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगी। अब आप इस सवाल को इजी वे में अगर डील करना चाहते हैं तो सिंपल सा अपना तरीका क्या बनता है, मान लो डिस्टेंस कितनी है डी, पहली की स्पीड कितनी थी भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, टी टाइम, टी किस में ले लेते हैं, घंटे में, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय घंटे में ले लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी होगी, 20 टी। दूसरी बाइक की जो स्पीड है वो कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो स्पीड आपने ले ली, टाइम क्या लोगे, जितना यहाँ लग रहा है उससे 15 मिनट ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। 15 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवीज़न करना पड़ता है, तो ये सीधे सीधे आपको दिख जाएगा 1/4 आर। मेरे ख्याल से ये लिखने की आपको नीड थी नहीं, वर्बली हो सकता था। चलो सोल्व करें। 2 से कैंसिल आउट करोगे 9 बार, 2 से कैंसिल आउट करोगे 10 बार। 10 टी ये इधर गुना होगा 9 टी, 9 टी को इधर ले आओ तो ये क्या बचेगा आपके पास, टी, और ये 9 इधर गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 9/4 आर लिखा जा सकता है। आपसे क्या पूछा उसने कि डिस्टेंस कितनी है, तो ये ले लो स्पीड, और टाइम कितना लगा है यहाँ पर, 9/4। 9/4 आप कर देंगे यहाँ पर तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार, 5 बार। तो दूरी कितनी आ गई भी, 45 किलोमीटर लिखा जा सकता है।
ये सीधे और सटीक तरीके आपके होते हैं। कुछ काम अनवांटेड था, जैसे कि ये आपको नहीं करना था, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसको लिखने की नीड नहीं थी। तो मोटा मोटी कंक्लूजन अपना ये निकल के आ गया। कुछ बच्चे रेशो से भी करते हैं, हालांकि रेशो में भी कोई बुराई है नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे नया स्टूडेंट है जिसने तैयारी अभी स्टार्ट ही की है, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, और वो एग्ज़ाम में अपीयर होगा तो उसके लिए चैलेंजिंग होगा। जैसे स्पीड का रेशियो आपके पास कितना है, 20 और 18 है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज करके मैं रेशियो लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 9:10। इन दोनों का अंतर कितने का है, एक 15 मिनट को, मतलब 1/4 घंटे को, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो बाइक जो 20 की स्पीड से चल रही है, इसको टाइम कितना लगेगा, 9/4 घंटे। स्पीड इनटू में टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपके पास कितनी निकल के आएगी, डिस्टेंस 45 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब आप खुद से कॉमन सेंस लगाएं कि दोनों चीज़ों में बेहतर कौन सा है। दोनों वैसे बातें एक जैसी सी हैं, जब एक टाइम के बाद आप ठीक मेहनत कर लेते हैं तो आपको इसमें और उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आता है। सीधे सीधे यहाँ वैसे बेहतर तो आपका तरीका ये वाला पड़ता है, ठीक है। इसका रीज़न मैं समझाऊंगा क्यों पड़ता है, और कुछ स्पेसिफिक सवालों में जैसे ये वाला सवाल है यही बेहतर है। अगर आपको कहीं भी लगे कि कन्फ्यूजन हो रहा है तब आप इसको प्रीफर करें। अगर आप लिख करके कर ही रहे हैं सवाल का काफ़ी सारा हिस्सा, तब आप इसको प्रीफर करें, क्योंकि ना तो एरर होगी ना कोई कन्फ्यूजन होगा। वो कौन बच्चे प्रीफर करें, जिनकी ठीक सी कमांड हो गई है, ठीक कमांड हो गई है और वो सवाल का काफ़ी पार्ट माइंड में कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए रेशियो वाला जो अपना सेकंड मेथड है वो बेहतर है। कैसे, 20 और 18 स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो 18-20 हो गया, 9 रेशियो में 10 लिखोगे, बीच का अंतर 1, 15 मिनट को 9 किसको बताता है, 15 मिनट 1/4 घंटा, 9 किसको बताएगा, 9/4 घंटे को। स्पीड कितनी थी, 20। स्पीड 20 की स्पीड से 9/4 घंटे में कितनी दूरी कवर हुई, 45 किलोमीटर। तो जो बच्चे सवाल का काफ़ी सारा हिस्सा माइंड में करते हैं उनके लिए रेशियो मेथड दी बेस्ट होता है। और जो बच्चा मान लो तैयारी की हुई, हालांकि चीज़ें आपको ये सीखनी पड़ेंगी पैरेलल में। रीज़न क्या है, कई बार किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग जा करके फंस जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई समाधान नहीं होता। तो इस सवाल के कंपैरिजन में मान लो इसमें टाइम तो डबल लग रहा है, ट्रिपल मान लेते हैं, 3 गुना टाइम लग रहा है कि वो 5-6 सेकंड में हुआ तो ये 20 सेकंड के अंदर हो गया। लेकिन अगर किसी दिन मान लो उस पैटर्न में फंस गए तो क्या करेंगे, तो इसे काम में लेकर सवाल तो सोल्व कर देंगे। उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर समस्या क्या है, नहीं आया तो सवाल छोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोनों ही चीज़ों के ऊपर जी जान डालने का प्रयास करें, मेहनत के नतीजे हैं वो बिल्कुल निकल के आएंगे। अच्छा यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट बिगड़ गया भाई, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो पहले तो इस सवाल को आप अटेम्प्ट करो। इस सवाल में आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। सॉरी, चलिए भाई देखते हैं इस सवाल को क्या कहा है इसने। निम्न भिन्नों में से किसका मान सबसे बड़ा है। देखो अगर ये सीरीज आप कंटिन्यू देख रहे हैं, बात नंबर 1, या फिर जो मैंने आपको 90 डेज का पढ़ाया था रेलवे की सीरीज के अंदर, वो अगर आपने देखा है तो इन सवालों पर हम कई बार डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। कई बार क्या कि कुछ बच्चे इन सवालों को सोल्व करते हैं कि नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं, उसका सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कंक्लूजन निकालते हैं, जो संख्या रिजल्ट बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, छोटा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट छोटा होगा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे चाहता भी यही है कि बच्चा क्या करे, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का। मेरे ख्याल से सवाल दिख रहा होगा प्रॉपर, हाँ। 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम लोगे यहाँ पर तो उसमें टाइम किल होगा। 2 का, 4 का और 8 का, 8 आ गया, 8 और 6 का कितना आ गया, 24, 24 और 10 का कितना, 120, 120 से गुणा किया, 16 किया।
एग्जामिनर अमूमन बच्चे की साइकोलॉजी तो जानता है इतनी सी कि कोई स्टूडेंट कैसे डील करेगा, ठीक है। इस तरीके से डील करने का मतलब ये हो गया एक्सट्रीम टाइम किल कर देना, ठीक है। ये तरीका कुछ जगह काम में भी लिया जाता है, वो भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा जब चैप्टर पढ़ाया था। हमने एक डिफरेंस का तरीका भी देखा था, वो कब हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंस तो यहाँ पर भी है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, ठीक। तो कई सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि कौन से सवाल के अंदर, जैसे यही सवाल ऐसे होता 97 डिवाइड बाई 99, 101 डिवाइड बाई 103 और 107 डिवाइड बाई 109। तो इसके लिए डिफरेंट अप्रोच हो जाती है। कई बार क्या होता है कि मान लो आपको दे दिया 97 अपॉन में, या सॉरी जैसे 7 अपॉन में 97 दे दिया, 9 अपॉन में 111 दे दिया और 11 अपॉन में मैं मान लेता हूँ 161 दे दिया। तो इन सवालों को डील करने की अपने आप में अप्रोच अलग है। तो फाइनली आपको क्या सीखना है, फाइनली आपको ये बात सीखनी है कि अप्रोच के ऊपर तो तब जाएंगे जब हमारे पास जो डेटा दे रखा है वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको वैल्यू ऐसी दिख रही हैं जो एकदम आसान है तो आपको कोई अप्रोच नहीं लगानी, सीधे सीधे आप यहाँ से क्या करो, इसको सोल्व कर दो। 1/2 की वैल्यू क्या होती है भाई 0.50, 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.75, 5/6 की वैल्यू कितनी होती है, भाग दोगे 8, 6 48, 2 बचा 0.83, 7/8 की वैल्यू कितनी होती है 8 8 आपका 64, कितना बचा आपके पास 8 8 64, 6 बचा 8 7 56 और ये कितनी आ गई 0.90। यहाँ से पूछा क्या था कि सबसे बड़ी वैल्यू आपकी क्या होगी, तो आप कहते कि सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 9/10 होगी, बात नंबर 1, ठीक है। एक दूसरी बात भी मैंने आपको सिखाई थी कि आप इस पैटर्न को अगर देख लें, तरीका यही काम में लें, पैटर्न को देख लें। 1/2 एक से जस्ट बड़ा है 2, फिर 3 लिया, उससे जस्ट बड़ा, फिर 5 लिया, उससे एक बड़ा, 7 लिया, उससे एक बड़ा, 9 लिया, उससे एक बड़ा। अगर ये बात आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात और आ जाती है कि यार ये तो सीरीज चल रही है, सीरीज का लेफ्ट टू राइट के अंदर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बीच में तो कोई नंबर मिलेगा ही नहीं बड़ा छोटा, या तो शुरुआत वाला नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा, या अंत का नंबर छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। तो ऐसे केसेस में वो चीज़ें भी अगर आपको ध्यान आ जाती हैं तो 1/2 की वैल्यू 0.50, फिर यहाँ से यहाँ गए तो ये कितना हो गया 0.90। तो इसका मतलब लेफ्ट की वाली वैल्यू सबसे छोटी है, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 सबसे बड़ी की तरफ चले गए। खैर ये बात नहीं भी ध्यान आती है तो भी आपको ये सवाल ऐसे ही करने होते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बात को समझना, पुराने वाली बात थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। देखो जैसे मान लो इस टाइप का कोई सवाल आ जाता है कि 7 अपॉन में 97, 11 अपॉन में 123 और कुछ और ले लेते हैं, मान लो 8 अपॉन में 131, इस टाइप का सा कुछ ले लिया। इसमें आपसे पूछने लग जाए बड़े सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो क्या करना है, नंबर को इंटरचेंज करना है। कैसे, नंबर आपके पास क्या है 7 अपॉन 97, इसको क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते 1 अपॉन में 97 अपॉन में 7, ऊपर वाली संख्या को नीचे के नीचे ले आओ, डिवीजन के डिवीजन में। तो असल में हमने मैथ्स नहीं चेंज किया, हमने जो डेटा है उसी को हल्का फुल्का चेंज कर दिया है लिखने का तरीका। इसे जब आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे 1 अपॉन में 9 का डिवीज़न किया एक बार और फिर यहाँ पर 2 बचा, 1 मिनट, 7 का डिवीज़न किया एक बार, 2 बचा, 7 3 21, 13 7 91 हो जाता ना, 6 बचा, 60 के अंदर डिवीज़न करोगे 8 बार, 13.8 आ गया, ठीक है। मैं आपको बस इतना सिखा रहा हूँ कि ये नंबर आप इस तरीके से देखें। जो बच्चा इस नंबर को इस तरीके से देख लेगा वो सीधे सीधे क्या करेगा, इस सवाल को, इसको नीचे लाया, डिवीज़न किया, 13 7 91, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 7 5 35, फिर देखना 1 अपॉन में नीचे लाया, 11 11 121, 11 पॉइंट कुछ आ गया, इसके नीचे लाएगा, 8 का डिवीज़न करेगा यहाँ पर एक बार, 5 बचेगा, 51 के अंदर देखोगे तो 8 6 48, 16 पॉइंट कुछ आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर जो नंबर आपको दे रखे हैं, ऊपर जो नंबर दे रखे हैं तो ये तो आपके क्या है, फिक्स है,
ऊपर वाली नंबर तो फिक्स है, चाहे ऊपर 5-5 बनता, सब में 3-3 बनता, उस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना था। अगर आप नीचे बड़ी संख्या का डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट छोटा आएगा। तो इसका मतलब यहाँ आप 16 का डिवीजन करें, 16 पॉइंट कुछ है, 11 पॉइंट कुछ है, 13 पॉइंट कुछ है, यहाँ बड़े नंबर का डिवीजन कर रहे हैं, बड़े नंबर का डिवीजन कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपका फाइनली क्या बनेगा, मिनिमम। तो इनमें ये वैल्यू तो क्या निकल के आ गई, मिनिमम। यहाँ आप सबसे छोटी वैल्यू का डिवीजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी, मैक्सिमम। ये अप्रोच होती है। एग्जामिनर इन सवालों में आपसे क्या चाहता है, एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चा क्या करे, पॉइंट ले ले कि 7 का डिवीजन नहीं लग रहा, 70 में भी नहीं लग रहा है, फिर एक जीरो उतार ले, 700 में 97 का डिवीजन ले ले। तो इस हिसाब से अगर 3 या 4 नंबर दे दिए आपको सोल्व करने के लिए, तो एक स्टूडेंट 4-5 मिनट तो इन्हीं में किल कर देगा। ठीक है, हो सकता है स्किप कर दे। तो आपको नजरिए बदलने, कंटेंट आपको मैंने बता रखा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। पूरी मैथ्स के अंदर कहीं भी ट्रिक जैसा कुछ नहीं है, सारी की सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप नंबर से तो लिखा हुआ है, देखने का नजरिया ही तो आपने बदला है। तो ये नजरिया आप बदल बदल के देखोगे तो चीजें आपको बड़ी ही आसान लगेंगी। चलिए भाई, परम्यूटेशन का एक सवाल आपके सामने, 30 सेकंड का टाइम है। सवाल थोड़ा अच्छा है, टाइम आप ज्यादा भी ले सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस सवाल को सोल्व करने में हो सकता है इश्यू आ गया हो आपको 30 सेकंड के अंदर, देखना, क्योंकि लैंग्वेज भी आपको रीड करनी थी। एलिमिनेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दिए गए शब्द में सभी व्यंजन, आपके जो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो क्या हो, हमेशा एक साथ हो। पहले तो कॉन्सोनेंट देखो इसके अंदर कौन सा है, एल है, एम है, एन है, टी है और एन है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 और 5 आपके पास कॉन्सोनेंट्स व्यंजन है। टोटल कितने हैं भैया, या फिर दूसरे पार्ट को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास वोवल्स हैं। इसने क्या कहा, इन सभी को एक साथ रखना है, तो इनको एक बार के लिए आप क्या मानोगे, एक लेटर। सीरीज अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो सबसे शुरुआत में हमने इसी सवाल को, इस टाइप के सवाल को डिटेल में डिस्कस किया था। 6 लेटर आपके पास ये हैं, 5 लेटर ये हैं, लेकिन आप इनको एक ही मानेंगे। तो अब आपके पास कुल मिलाकर के 7 लेटर हो गए। इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 7 हो गए। ये वाले जो 5 है कॉन्सोनेंट, रहने तो 7 हैं लेकिन आपस में तो अरेंज हो ही सकते हैं कि एन पहले आ गया, एम बाद में आ गया, इस टाइप से। तो इसका मतलब ये फिर से अरेंज हो सकते हैं अंदर इनके तरीके फैक्टोरियल 5। अब कौन रिपीट हो रहा है उसको देखो। आई की बात करें तो आई 1 2 और 3 बार, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने का डिवीजन। और कौन हो रहा है, एन आपका रिपीट हो रहा है 2 बार। सोल्व कर देते हैं, देखो फैक्टोरियल 5 क्या लिखोगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 तो कट ही गया इसमें, 5 गुणा 4 20 बचा, 20 में 2 का डिवीजन करोगे, यहां से वैल्यू आ जाएगी 10। फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है वो लिखी जाती है 120। फैक्टोरियल 6 की इसी को 6 से कर दोगे 720। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू इसको 7 से गुणा कर दो, बनाना सिखाया हुआ था, तो ये वैल्यू कितनी आती है 5040। कुछ बच्चे जिनकी एग्जाम का मान लो ये पार्ट है कि मान लो आपके एग्जाम में सवाल आ ही रहे हैं, तो फैक्टोरियल 7 तक तो एटलीस्ट 8 तक भी ध्यान रख सकते हो वैल्यू। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू अगर आपने ध्यान रखी है कि 5040 होती है, तो 10 से गुणा करते और रिजल्ट आ जाता आपका 50400। ये आपका रिजल्ट हो जाता। इस सवाल को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, क्योंकि इस पार्ट के ऊपर क्या है, कम ही बच्चे मेहनत करते हैं, तो उस वजह से ये सवाल आसान था, सवाल मुश्किल नहीं था। देखना भाई, एक सवाल और है आपके सामने, 30 सेकंड का आपका यहाँ पर टाइम मिल रहा है आपको, ट्राई करके देखो। लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है सवाल की, लेकिन फिर भी प्रयास करना।
चलिए भाई, टाइम कंप्लीट हो गया है। देखना जरा क्या कहा इस पर्टिकुलर सवाल में। किसी कक्षा में 18 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150 है। कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर के औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन ज्ञात करें। काम की बात सुनो, देखो पहली बार अगर आपने इस सवाल को रीड किया होगा तो आपको ये लगने लग गया होगा यार इसमें कहीं एरर तो नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट में देखा होगा कि इसने क्या पूछा, लड़कों का कुल वजन। इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बस सवाल मुश्किल नहीं है। लैंग्वेज इस टाइप की है कि अगर आप पहले ऐसा सवाल देखते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको ये लगता है कि अरे गड़बड़ तो नहीं कर दी है, लास्ट में जाकर के वजन पूछ रहा है। फिर से आप लैंग्वेज रीड करते हैं तब आपको पूरी स्टोरी क्लियर होती है कि मामला क्या है। देखो, एक लड़के का औसत वजन 50 किलो है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज का पता लग जाए तो काम आसान है। तो कैसे पता करें, तो क्लास आपको क्या बताया है, कोई भी आपकी क्लास होती है, कक्षा जो है आपकी, वो असल में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये बॉयज प्लस गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसी शहर की जनसंख्या भी क्या है, आदमियों और औरतों का मिश्रण है। एक आदमी कुछ वस्तुएं खरीदता है, कुछ भाग लाभ पर बेच दे, कुछ भाग लाभ या हानि पर बेच दे, तो ये दो कैटेगरी का मिला करके ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस होगा, वो मिक्सर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। दूध पानी के अंदर वैसे ही किसी को इश्यू नहीं होता है। तो मिक्सर से डील कर ले, तो बॉयज आपने ले लिए और गर्ल्स आपने ले ली। सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई आपके पास कितनी है भाई, 144, और सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, 150, और एवरेज कितना, 148। बड़े में से छोटे को लेस किया, 4 आ गया, इधर कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या कह रहा है, कक्षा में जो लड़कियां हैं वो कितनी है, असल में देखा जाए तो क्लासरूम में लड़कियां आपके पास 18 हैं। किससे गुणा किया, 9 से। लड़कों को भी 9 से कर दोगे तो लड़के टोटल कितने आ जाएंगे, 36। एक लड़के का औसत वजन 50 किलो है तो 36 लड़कों का टोटल वजन कितना होगा, 36 गुणा 5 180 होता है, एक जीरो लग गया, तो 1800 केजी आपका क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्ट। क्वेश्चन आसान है लेकिन एग्जामिनर ने ठीक एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि मतलब सरफेसली जो बच्चे पढ़ते हैं, मान लो जिसने ठीक मेहनत कर रखी है भाई वो तो पकड़ ही जाता है बात को कि सवाल में गड़बड़ नहीं है, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से कुछ डेटा मिस है, उसको फाइंड करके दूसरे पार्ट पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज के हिसाब से ये जो सवाल है अपना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलो भाई, अगला सवाल फिर से इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सारा दिख रहा होगा आपको। चलो अगेन आपके पास टाइम है यहाँ पर 30 सेकेंड का। लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इस पर्टिकुलर सवाल की, तो पहले तो इसको रीड करो प्रॉपर तरीके से और अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। चलिए भाई, टाइम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत मुश्किल आई हो, इतना जल्दी ना अटेम्प्ट कर पाए हूँ, लेकिन ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। देखना जरा क्या कहा। 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी में विभाजित लाभ की राशि निम्न अनुसार है कि 4 लोग हैं, उनमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। बी को 3 हिस्से मिलते हैं, डी को 7 मिलते हैं, सी को बी और डी के संयुक्त हिस्से की राशि का औसत मिलता है, ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 कम है, तो ए और डी के हिस्से का योग कितना है। सवाल इंपॉर्टेंट है, रीजन सवाल की लैंग्वेज इसको इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि मान लो जिसने नॉर्मल सी पढ़ाई कर रखी है उस स्टूडेंट के लिए समस्या वो छोड़ देता है, अरे किसका हिस्सा, इसका हिस्सा, ए का, डी का, बी का, सी का। पेशेंस के साथ ऐसे सवालों में क्या करें, जो जो पता चल रहा है भाई आपके पास लोग कितने हैं, 4 ही हैं, ए है, बी है, सी है और डी है।
बी को 3 हिस्से मिले तो क्या लिख लो, इसके 3 हिस्से 3x। डी को 7 मिले तो इसको लिख लिया आपने 7x। सी को बी और डी का क्या मिल रहा है, औसत मिल रहा है। तो 7 और 3 10 का औसत कितना आ गया, 5x। ठीक है भाई। ए को बी के हिस्से का 2/3, तो इतना डिटेल में ना जा करके सीधे ही 2/3 करते तो कितना आ जाता, 2x आ जाता। चलो, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 कम है, बी का सी के हिस्से से 324 कम है, तो दोनों का अंतर ही तो है ना, सी और बी का 2x। किसको बता रहा है भाई, 324 को। x की वैल्यू कितनी आ गई, 162 लिखी जा सकती है। ए और डी के हिस्से का योग कितना है, ए और डी का जो सम है, ए का सम, ए की वैल्यू कितनी है 2x, डी की कितनी है 7x, 9x की वैल्यू चाहिए। तो सीधे ही x की वैल्यू आई गई है, इसको 9 से कर दो, 9 गुणा 2 18, 16 9 144, 144 के अंदर जोड़ दिया तो ये 145। तो रिजल्ट अपना कितना आ गया यहाँ से 1458। तो जब आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि कुछ काम तो देखो अनवांटेड मैंने ही कर दिए, यहाँ पर ये सब करने की नीड नहीं होती है, ये तो बस आपको समझाने के लिए था। एग्जाम हॉल में ये सिंपल सा काम है, फिर से देखना, अंडरस्टैंड करना बात को, कि एग्जाम हॉल में एक्चुअल में आपको क्या आदतें डेवलप करनी है, मतलब प्रैक्टिस में ही डेवलप कर लो। उसने क्या कहा था, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 कम है, ये 5 और 3 2x आ गया, x की वैल्यू निकालते कितनी आ जाती 324, अपोन में 2 करते तो आपका आ जाता 162। ए और डी का कंबाइंड हिस्सा तो 2 और 7, 9x हो गया, 9 से गुणा करते, 9 गुणा 2 18, 144 और 145, सीधे सीधे हिट मार देते। तो जो सवाल दिखने में कॉम्प्लेक्स था वो सवाल तो आसान था, तो इम्पोर्टेंट इसीलिए लगाया था मैंने, इस पर्टिकुलर सवाल की जो लैंग्वेज है वो इसे अपने आप में इम्पोर्टेंट बना देती है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करें। टाइम वही आपके पास 30 सेकंड का है यहाँ पर डील करने के लिए, ट्राई करके देखो। चलो भाई टाइम कंप्लीट। देखना क्या कहा इसने, कि एक लड़के ने ए बी सी डी ई और एफ नामक 6 किताबें खरीदी 111, 95, 50, 125, 75 और एक्स की लागत पर। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत बी सी डी की औसत लागत से 6 रुपये अधिक है तो एक्स का मान। सबसे बेटर क्या रहेगा, डेटा उलझा रखा है, इधर उधर की बात कर रहा है, तो टोटल कर लो। टोटल करोगे तो देखना जरा, सबको मैं ऐड कर रहा हूं एक एक करके, तो 75 को 125 में ऐड कर दिया मैंने, कितना बन गया मेरा 200। यहां तक आ गया हूं मैं 250 में मुझे ऐड करना है 95 और उसमें ऐड करना है 111, तो ये मेरे पास बन गया 2 3 और 1 4। इन 5 किताबों की कीमत कितनी 456 रुपए और छठी किताब की कीमत कितनी x रुपए हो गई, लिखा। आगे उसने क्या कहा था कि सभी 6 किताबों की औसत लागत से निकलेगा कंक्लूजन। इन पुस्तकों की औसत लागत बी सी और डी, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी, इनकी औसत लागत, इनका एवरेज निकालना है तो ऐड करोगे तो 5 और 5 आपका 10, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 में 9 जोड़ दिया 27, अपोन में 3, तो औसत लागत कितनी है भाई 90। तो इसका मतलब इनकी औसत लागत 90 के बराबर आ गई। किताबें कितनी है, और सॉरी एक बात मिस कर दी, बी सी और डी की औसत लागत से 6 अधिक है, इनकी कितनी आई है 90। तो इसका मतलब सारी किताबों की एवरेज कॉस्ट कितनी है 96। ये किसको बताता है, टोटल को। 6 आपके पास किताबें हैं, गुणा कर दो 6 से, x का मान आ जाएगा। देखना 6 6 36, 6 9 54, 54 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 57।
x की वैल्यू निकालनी है तो 456 इसमें से आप क्या कर दो, लेस कर दोगे। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 और ये 2 और ये आपके पास 120 रुपये। ठीक है, सवाल कैसा है? ये सवाल थोड़ा सा ठीक मान सकते हैं आप कुल मिला करके। लैंग्वेज उलझी हुई नहीं है, कुछ पार्ट में इसके कैलकुलेशन है जो इस सवाल को अपने आप में इंपॉर्टेंट बना रही है। चलिए भाई देखना जरा अगला सवाल आपके सामने, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। वही टाइम है आपके पास 30 सेकंड का। चलो भाई टाइम कंप्लीट हो गया है, देखना जरा क्या कहा इसने। दो स्टेशन x और y, दो स्टेशन आपके पास हैं x और y, और दो ट्रेनें a और b हैं। स्टेशन x और y के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन a स्टेशन x से 5 घंटे में स्टेशन y तक पहुंच जाती है। यदि ये ट्रेन ना होकर के यदि ट्रेन B स्टेशन Y पर ठहरी हुई है और ट्रेन A 40 सेकंड में ट्रेन B को पार करती है तो ट्रेन B की लंबाई कितनी है? देखो जो पहली लाइन आपको दिख रही है ना और ये 5 घंटे वाली, इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है ट्रेन A की स्पीड कितनी है। 180 किलोमीटर चली कितनी देर में? 5 घंटे के अंदर। मीटर, ये स्पीड किस में आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा कर दो। ए की स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। फिर इसने क्या किया भाई, इसने आगे कहा कि ट्रेन ए है वो 40 सेकंड में बी को पार करती है, तो ए ने 40 सेकंड के अंदर कुल मिलाकर के कितनी दूरी तय कर दी? 400 मीटर। और आपको सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी कभी कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को, पुल को, टनल को, किसी को भी या ब्रिज को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई, सामने वाले ऑब्जेक्ट की लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। टोटल 400 मीटर चली है जिसमें ए की खुद की लंबाई कितनी है? 210 मीटर। ये ए की है तो बची हुई लंबाई कितनी होगी? 190 मीटर, जो कि किसकी लेंथ होगी? आपकी बी की। तो आपसे यही पूछा है ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी, तो ये आपका यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ गया। तो आज का सेशन अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इन सब की पीडीएफ के लिए स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर पुरानी क्लास में हमने इस बात को डिस्कस किया था। यहाँ पर देखो ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ मिलती है। इसके ऊपर आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यूपीएसआई की अपनी सीरीज चल रही है। आज अपनी कुल मिलाकर के 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको। एसएससी और रेलवे के अंदर भी जैसा लेवल अर्थमेटिक का आता है यूपीएसआई में भी वैसा ही आता है, तो इसका मतलब वो बच्चे भी देख सकते हैं। जैसे ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट होते हैं उसके बाद एडवांस मैथ का लेवल हम लोग बढ़ा लेंगे, जिससे ये सीरीज इन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो। अगर आपका कोई सुझाव है किसी भी टाइप का, जैसे आज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया टाइमर वाला, अगर आपको ठीक लगता है एटलीस्ट किसी भी सेंस के अंदर, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। फ़र्क कुछ खास नहीं पड़ता है, ऑल ओवर इतना ही मान सकते हो कि पूरा जो अपना सेशन चलता है एक क्वेश्चन जितना वो टाइम ले जाता है, जितनी बार भी हम लोग टाइमर को रन करवाते हैं। ठीक है, कुछ विचार करके बताना कि टाइमर वाली बात को हम लोग आगे भी अप्लाई करें या उसको स्टॉप कर दें। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सजेशन है तो रख सकते हैं। सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।